अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप लोगों की ईद इंतहाई जामे तरीके से और इन्जॉय करते हुए गुजरी होगी। तो बेटे आज हम दोबारा स्टडीज़ की तरफ आते हैं, जहाँ से हमने जो है वो अपना काम जो है वो पास किया था, वहीं से रिज्यूम करना होगा। बेटे लास्ट टाइम हम 11 पॉइंट जो सॉरी 3.2 जो है वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अब आज हमने उसी का एक जो बकिया पार्ट रहता था विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले यानी कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एक लेक्चर के अंदर मोमेंटम की डेफिनेशन, इसके यूनिट्स, इसके रिलेशंस और इसकी डायमेंशंस को सीखा था। फिर आगे चल के हमने मोमेंटम और इसका फोर्स के साथ रिलेशन डिराइव किया था, यानी कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में रिलेशन क्या होता है, इसका हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। बेटे आज हम एक लॉ को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लॉ हमें बताएगा कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है वो कंजर्व कैसे रहता है। तो बेटे आज का हमारा आर्टिकल क्या है, वो यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटे यहाँ पर तीन वर्ड्स यूज किए गए, एक लॉ, एक कंजर्वेशन और एक मोमेंटम। मोमेंटम जो है इसको हम जानते हैं, हम पीछे लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंटम किसी भी बॉडी की मोशन की जो है मिकदार है, क्वांटिटी, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिलेशन होता है p इज इक्वल टू mv। बात समझ रहे हैं मेरी? मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। ये बात अपने ज़हनों में ज़हन नशीन करके रखें जी। m का मतलब मैस, v का मतलब वेलोसिटी। अभी नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन। बेटे याद रखें, ये जो कंजर्वेशन का वर्ड है ये निकला है, डिराइव हुआ है कंजर्व से, और कंजर्व का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कंजर्वेशन का वर्ड कंजर्व से निकला है और कंजर्व का मतलब कांस्टेंट है। फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर वर्ड कंजर्व या कांस्टेंट का मतलब वही होता है जैसे कि हम मैथमेटिक्स में इक्वालिटी का कहते हैं, यानी कि मसावी, मुस्तकिल, बराबर, मुतवाजन, बैलेंस। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा? लॉ कोई भी एक कानून है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज के लॉज हैं उनकी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि कंजर्वेशन ऑफ एनीथिंग होगा क्या। बेटे जिस भी चीज की हम कंजर्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोई भी सिस्टम के अंदर प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस से पहले और उस प्रोसेस के बाद। हम अगर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम दोनों सूरतों में सेम रहना जरूरी है, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहेंगे। अगर तो लॉ ऑफ मैस है, कोई भी अमल हुआ है, कोई भी प्रोसेस हुआ है, केमिकल प्रोसेस, उस प्रोसेस के पहले और उस प्रोसेस के बाद इन दोनों सिस्टम के मैसेज सेम हो, उस पूरे सिस्टम के मैसेज पहले और उस अमल के बाद मैसेज सेम रहे, तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मैस कह देते हैं। यानी कि जो चीज, लेट्स सपोज यहाँ पर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस हुआ है जी, ये दो मार्कर है, इनको आपस में मैंने कोलाइड करवाया है। अब इस कोलाइजन के अमल से पहले इनका जो मजमूई मोमेंटम था और इसके टकराने के बाद जो इन दोनों का मजमूई मोमेंटम है वो दोनों सेम रहे, हम कहेंगे यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब हम इन दोनों की मैसेज की बात कर रहे हैं कि हमने इन दोनों को टकराया है, कोलाइड करवाया है, तो कोलाइजन के बाद ये टूट फूट गए हैं या व्हाटसएवर, हम कहते हैं कि इस मोमेंटम सॉरी इनके कोलाइजन, इनके टकराने से पहले इनके मजमूई मैसेज और इनके टकराने के बाद मजमूई मैसेज जो है वो आपस में इक्वल होंगे, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हो जाएगा। इसी तरीके से एनर्जी का सीन है कि अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी रिएक्शन हुआ है, तो उसकी कुलयन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी अमल हुआ है, कोई भी रिएक्शन हुआ है, तो उसके बिफोर और उसके आफ्टर वो चीज अगर कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनीथिंग कहते हैं। अब हमारा आर्टिकल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटे कंजर्वेशन का मतलब जो कि कांस्टेंट रहना है, कंजर्व रहना है। तो इसी तरीके से इसका जो लॉ है उसकी डेफिनेशन भी यही है कि कोई भी सिस्टम जिसके अंदर कोई अमल हो, उस अमल के पहले और उस अमल के बाद मजमूई मोमेंटम कंजर्व रहे, सेम रहे, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। अब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मैंने इसको बिल्कुल आसान वर्ड में एक छोटी सी स्टेटमेंट बना दी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन भी यही है, इसका रिलेशन भी यही है कि जो किसी भी सिस्टम से पहले मोमेंटम था उस सिस्टम के अमल के बाद का मोमेंटम आपस में इक्वल होना जरूरी है, यानी कि पी आई इक्वल टू पी एफ।
बेटे इस लॉ की सारी स्टेटमेंट इस बॉक्स के अंदर कंक्लूड की गई है कि किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और उसी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल हो, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम को पी आई कहा जाता है, फाइनल मोमेंटम को पी एफ कहते हैं। अब बेटे यहां पर इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो भी सिस्टम जिसको हम कंसीडर की हुए, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि एक सिस्टम क्या होता है। बेटे सिस्टम एक ग्रुप होता है। अब ये एक मार्कर है ना, तो ये सिंगल बॉडी है। अब ये दो हो गई है, अब वन से ज्यादा हो जाए, मोर देन वन मेक अ ग्रुप, दिस इज नोन एज अ सिस्टम। कि एक सिस्टम, एक ग्रुप जिसके अंदर बहुत सी बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रही हो, इसको हम कहते हैं कि सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि एक बाउंड्री के अंदर सिस्टम, एक एनवायरनमेंट, एक बाउंड्री के अंदर वो सिस्टम, वो बॉडीज जिनका बाहर से कोई रद्द अमल दखल ना हो। मैंने क्या कहा है कि पहले तो ये मार्कर थे, अब ये एनवायरनमेंट के अंदर है, इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स भी है, फ्रिक्शन की भी है, एयर की भी है। अब इन्हीं मार्कर को किसी ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर ले जाया जाए जहां पर एक्सटर्नली इनके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट ना कर रही हो, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मैंने क्या कहा है, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है नो फोर्स एक्स, एक बुलेट सी बना दी है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है कि जिससे एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्सर्ट, यानी कि ये एक किस्म का बॉक्स है, इसके अंदर कोई भी दो बॉडीज रख दी, ये दो मार्कर हम यहाँ रख दें, तो इस बाउंड्री के बाहर की जितनी फोर्सेज हैं, अंदर कोई इनका अमल दखल ना हो, तो ये सारा सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। अब बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 से 4 एग्जांपल्स हैं लिस्ट हुई हुई, जिनमें नंबर 1 है एयर फिल्ड बालून, अभी चल के डिस्कस करते हैं, गन बुलेट सिस्टम, रॉकेट और जेट इंजन, सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स। बेटे ये टोटली यहाँ पर 4 एग्जांपल्स हैं। आज के लेक्चर में आई होप कि हम मैक्सिमम 2 या 3 सॉल्व कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी तीसरी या चौथी को भी जो बकिया बच जाएंगी उनको डिस्कस कर लेंगे। तो बेटे एग्जांपल्स देखने के बाद हमें इस बात का सही जो है वो कंक्लूजन या सही कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बेटे इस एयर फिल्ड बालून की एग्जांपल हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि वहां पर हमने ये देखा था कि एक बालून है, एक गुब्बारा है, इसके अंदर एयर फिल कर दी गई है। जब हम इस एयर को एस्केप आउट होने देते हैं, यानी कि बाहर निकलने देते हैं, खारिज होने देते हैं, अब ये जो एयर है ये निकल रही है बाहर की जाने, ये एक्शन हुआ है, हमने करवाया है। अब इसके बाहर निकले के नतीजे में इस गुब्बारे के ऊपर रिएक्शन क्या होगा कि ये वाला गुब्बारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ रहे हैं मेरी? अब बेटे यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का सीन क्या होगा कि ये जो एयर बाहर निकली है, ये इसका इनिशियल मोमेंटम था। अब इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इसी के बराबर इक्वल मिकदार में मुखालिफ सिमत के अंदर, यानी कि इसने रिएक्शन किया है, यानी कि यहाँ पर वही सीन है बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में था। क्या कि वहां पर एक्शन हुआ था और उसके बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में रिएक्शन हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर जो एयर एस्केप आउट हुई है, तो इसने मूव करवाया है, इसने इसको गुब्बारे को मूव करवाया है। अब गुब्बारे को मूव करवाने का मतलब है mv, यानी कि मूवमेंट हुई है, इसका मतलब है कि इसके अंदर मोमेंटम आया। अब इस हवा के बाहर निकलने से, एयर के बाहर निकलने से जो मोमेंटम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, बराबर मुस्तकिल रखने के लिए इस गुब्बारे ने भी ऊपर की जाने मूव करना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों जो मोमेंटम थे, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम था वो कंजर्व रहा, बराबर रहा। अब बेटे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, एक सिस्टम है जिसके अंदर हमने गन और बुलेट की एग्जांपल है। ये यहाँ पर मैंने हल्की सी ड्राइंग की है, ये हमारे पास एक गन है, इसके अंदर एक बुलेट है, हम देखते हैं। अब बेटे शुरू पे क्या होता है इनिशियल स्टेट के अंदर कि ये गन और बुलेट दोनों जो हैं वो रेस्ट स्टेट पे रुकी हुई है, अभी फायर नहीं की गई, लॉक हालत में ये रेस्ट हालत पे है। अब बेटे रेस्ट हालत में होने का मतलब है कि उनके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है। अब हम आते हैं मोमेंटम की डेफिनेशन के ऊपर। P इज इक्वल टू क्या होता है mv, v यहाँ पर क्या है वेलोसिटी। अब अगर किसी सिस्टम की वेलोसिटी 0 तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा
जीरो प्रोडक्ट है चौके, उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा जीरो। अब इनिशियल स्टेट के अंदर गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, इसलिए इनकी स्पीड जीरो होगी, तो हेंस जो इसका इनिशियल मोमेंटम है पी आई वो भी क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि गन और बुलेट की एग्जांपल लेते हुए इनिशियल स्टेट को डिस्कस करते हुए जब ये दोनों रेस्ट पे थी, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया जीरो आ गया। अब हम चलते हैं इसकी फाइनल स्टेट की जानिब, देखें फाइनल स्टेट के अंदर। अब बेटे उससे पहले जरा देख लें कि ये जो गन है बड़ी और बुलेट है छोटी, अब गन के मैस को हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, यहां पर लिख रहा हूं गन के मैस को कैपिटल एम से और बुलेट के मैस को स्मॉल एम से, और गन की वेलोसिटी को कैपिटल वी से और बुलेट की वेलोसिटी को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर दी। यू गॉट इट। मैंने क्या कहा है कि गन के मैस को कैपिटल एम, बुलेट के मैस को स्मॉल एम, गन की वेलोसिटी को कैपिटल वी और बुलेट की वेलोसिटी को स्मॉल वी। अब बेटा ये क्यों किया, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, फर्क वाजे करने के लिए, इसका इससे बढ़ के और कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों का मोमेंटम भी चौंके, अच्छा बेटे गन का मोमेंटम अपना अलग होगा और बुलेट का मोमेंटम अपना अलग होगा। अब मोमेंटम आया कैसे है, क्योंकि हमने बुलेट को गन से फायर कर दिया है। अब चूंकि बुलेट के अंदर क्या आ गई है, वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी है ना। अब चूंकि बुलेट आगे गई है तो ये एक्शन हुआ है। अब उस बुलेट ने पीछे की जानिब, हमें झटका लगता है ना जब हम फायर करते हैं, हमने देखा होगा कहीं और नहीं तो एक्चुअली रियल में नहीं देखा होगा तो हमने कहीं सीनरी के ऊपर या कहीं मूवी के सीन के ऊपर कहीं पर क्लिप के ऊपर हमने देखा होगा कि जब बुलेट जब गन से फायर करती है तो गन रिकॉइल करती है, पीछे की जानिब झटका लगता है। तो वो झटका क्या होता है, ये एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट में देखा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर जो बुलेट ने एक्शन किया है, आगे की जानिब बुलेट निकल कर गई है तो गन थोड़ी सी पीछे की जानिब रिकॉइल हुई है, तो नतीजा क्या निकला कि बुलेट के अंदर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई है जिसको हमने स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया है, और गन के अंदर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई है जिसको हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है। अब चूंकि वेलोसिटी आ गई है, मैस भी इनके थे, तो इसकी मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक गन का भी मोमेंटम होगा और बुलेट का भी मोमेंटम होगा। अब गन का मोमेंटम क्या होगा, कैपिटल एम कैपिटल वी, और बुलेट का मोमेंटम बेटो क्या होगा, स्मॉल एम और स्मॉल वी। बात समझ रहे हैं मेरी। अब इन दोनों का फाइनल मोमेंटम, जैसे कि हमने इनिशियल में इनका बेटे मजमू ही लिखना होता है, अब फाइनल मोमेंटम इसका क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर अमल क्या हुआ है, फायरिंग का अमल हुआ है। मैंने शुरू में बात की थी कि कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, उस केमिकल प्रोसेस से बिफोर और उस प्रोसेस के बाद आफ्टर, हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो बेटे यहाँ पर देखें कि फाइनल मोमेंटम जो है, यानी कि इसकी फायर होने के बाद जिसका मोमेंटम था वो इन दोनों के मजमूए के सम के इक्वल होता है, यानी कि एम वी कैपिटल वाला प्लस स्मॉल वाला एम वी, इन दोनों को जमा किया विच इज इक्वल टू पी एफ। अब ये हमारे पास आ गया फाइनल मोमेंटम। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ, इस लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ। अब बुलेट और गन की एग्जांपल के अंदर हमने इनिशियल मोमेंटम को जीरो कैलकुलेट कर रखा है और फाइनल के अंदर हमारे पास ये रिलेशन जो मैंने अंडरलाइन की है। अब हमने लॉ के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल रखना है। अब इनकी वैल्यूज को बेटे सब्स्टिट्यूट करते हैं। पी आई की हमारे पास वैल्यू है जीरो, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो था, और पी एफ का हमारे पास क्या है, कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी। अब बेटे इसको मैं रीअरेंज करने जा रहा हूं। यहां तक हमने फाइनल मोमेंटम निकाल ली है। अब मैं वैसे इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं वेलोसिटी निकालने के लिए गन की। देखें इस प्लस एम वी को जब मैं इस साइड पर लेकर आऊंगा तो माइनस एम वी इज इक्वल टू एम वी, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों यहाँ पर ये m मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके को यानी कि दूसरी साइड पर लेकर जब आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इज इक्वल टू वी ग्रेटर वी। बात समझ रहे मेरी। अब बेटे यहाँ पर एक वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरी वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि एक चीज जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव साइन इनकी अपोजिंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेटे दो बातें हैं कि जो कैपिटल एम है वो मैस है किसका, गन का,
और जो स्मॉल एम है वो बुलेट का मास है। अब होता तो ये है जैसे कि हमने गुब्बारे की जगह पर देखा था कि जितनी एयर निकलती है उतना ही आगे जाता है, यानी कि दोनों की मिकदार सेम थी। बेटे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो बुलेट है वो तो बहुत स्पीड से आगे जाती है, उसके मुकाबले में हमें झटका बड़ा कम लगता है। यानी कि होना तो ये चाहिए था कि जितनी स्पीड से बुलेट आगे गई है उतनी स्पीड से गन को भी पीछे आना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? यानी कि बुलेट ज्यादा स्पीड से जाती है और गन जो है वो कम स्पीड से रिकॉल करती है। बेटे इसलिए होता है क्योंकि जो गन का मैस है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बुलेट, इसीलिए इनके जो मोमेंटम का इसके जो रिएक्शन का डिफरेंस है वो भी इनके मैस के डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि बुलेट का साइज कम होता है। बेटे ये एग्जांपल इस तरीके से है कि एक हमारे पास बहुत बड़ी सी बॉल हो और एक बहुत छोटी सी बॉल हो। अब ये इसके साथ जब टकराएगी इसको बड़ा कम असर पड़ेगा लेकिन इसको ज्यादा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके बेटे मैसेज का फर्क है, ये मैथ्स ग्रेटर है, ये मैथ्स कम है। बेटे यहाँ पर दो जो है हमने एग्जांपल जो है वो डिस्कस की है, यहाँ पर ओरली बता देता हूँ, ये आप लोगों ने खुद ज़हन में रखनी है। रॉकेट जेट इंजन्स भी इसी प्रिंसिपल के तहत जो है वो वर्किंग करते हैं। कोई भी रॉकेट है जो जब उसको लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रॉकेट है, इस रॉकेट को जब लॉन्चर से लॉन्च करते हैं तो इसकी नीचे से हॉट एयर एस्केप हो रही होती है, एज सिमिलर एज जैसे कि यहाँ पर हमारे पास गुब्बारे से गैस निकल रही है। तो जैसे ही ये हमारे पास गैसेस बाहर एस्केप आउट होती हैं तो ये नीचे की जानिब निकल रही हैं, ये एक्शन हो रहा है तो ये इसको ऊपर की जानिब, यानी कि हमारा जो रॉकेट है वो सीधा ऊपर की जानिब चला जाता है और जो गैस होती हैं वो नीचे की जानिब निकल रही होती हैं। अब ये हमारे पास गैसेस का बाहर निकलना ये मोमेंटम था, इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ये रॉकेट ऊपर जा जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी? कि जिस तरीके से यहाँ पर गुब्बारा था, गुब्बारे से भी हवा बाहर आ रही थी, ये एक्शन था, ये मोमेंटम था, ये इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गुब्बारा ऊपर गया। इसी तरीके से जो जेट इंजन होते हैं, जहाज़ों के इंजन होते हैं, या हमारे पास रॉकेट है, वो भी इसी प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं कि जो उनके अंदर से गैसेस जो है वो ऑयल के फ्यूल के बर्न होने से जो निकलती हैं वो पीछे की जानिब होती हैं और वो इसके मुकाबले में इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए आगे की जानिब जाते हैं। तो बेटे अपना ख्याल रखना है। आज का लेक्चर इतना ही था, इसको वेल प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बकिया जो पार्ट है उसको देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।